दोस्तों, स्वागत है गांधी कथा में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को गए लगभग 3/4 सदी हो गई है। फिर भी आज उनके बारे में कच्चे झूठ जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। इस पीढ़ी ने गांधी के बारे में पढ़ा नहीं है, बल्कि वे अपनी शिक्षा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग गांधी के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें कभी मंच नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गांधी का नाम धारण करने वाले संगठन उनके बारे में सच बोलने में विफल रहे हैं। इस विफलता ने एक शून्य पैदा कर दिया है, जिसे जल्दी से एजेंडों और आधे सच से भर दिया गया है। हमने गांधी की कहानी को अलग तरीके से देखने का फैसला किया। जब हम इस कथा की योजना बनाने बैठे, तो हमने खुद से एक बुनियादी सवाल पूछा। हम वास्तव में कहां से शुरू करें? बचपन की नैतिकता की कहानियों से नहीं, जिन्हें हम सभी ने स्कूल में सुना। सत्य बोलने और अहिंसा की परिचित साफ सुथरी कहानियों से नहीं, जो दोहराए जाने तक अपनी शक्ति खो चुकी है। हमें वहां से शुरू करना था जहां मोहनदास करमचंद गांधी वास्तव में मरे और महात्मा गांधी का वास्तव में जन्म हुआ। वो परिवर्तनकारी स्थान दक्षिण अफ्रीका था, और ये समझना कि वे वहां क्यों और कैसे गए, उस व्यक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जो दुनिया को बदल देगा। एक 22 साल के युवक की तस्वीर बनाइए। लंदन में बैरिस्टर के रूप में ताजा शिक्षित, अपने साथ अपने गुजरात पालन पोषण से जैन परंपरा के दार्शनिक प्रभाव ले जाते हुए अहिंसा, अनुशासन, सरल जीवन और शाकाहार के सिद्धांत पहले से ही बचपन से उनके चरित्र में अंतर्निहित थे। उनके पिता एक दीवान रहे थे, हालांकि परिवार धनी से बहुत दूर था। वास्तव में उन्होंने युवा मोहनदास को उनकी कानूनी शिक्षा के लिए लंदन भेजने के लिए कर्ज लिया था। लंदन में भी उन्होंने सामाजिक दबावों के बावजूद शराब और मांस से परहेज करते हुए अपने सिद्धांतों को बनाए रखा। ये कहानियां उनकी अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी में अच्छी तरह से प्रलेखित है। लेकिन यहां जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो ये है, जब ये योग्य बैरिस्टर भारत लौटा और मुंबई और पोरबंदर में कानून का अभ्यास करने की कोशिश की, तो वो शानदार रूप से असफल रहा। यहां तक कि गांधी ने खुद इसे स्वीकार किया। वो अनिवार्य रूप से बेरोजगार थे, अपने ही देश में वकील के रूप में जीविका कमाने में असमर्थ। फिर वो अवसर आया जो सब कुछ बदल देगा। तैयब जी शेठ नामक एक प्रमुख गुजराती व्यापारी का दक्षिण अफ्रीका में एक चचेरे भाई था, जो एक जटिल व्यापार विवाद में शामिल था। केस 35,000 पाउंड के रिलेटेड था, एक खगोलीय राशि जो आज के रुपयों में सैकड़ों करोड़ में अनुवादित होगी। विवाद में गुजराती में दस्तावेज शामिल थे, और उन्हें एक वकील की आवश्यकता थी जो उस भाषा को पढ़ और समझ सके। यह प्रतीत में सांसारिक आवश्यकता इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक के लिए उत्प्रेरक बन गई। गांधी बेरोजगार और उद्देश्य की तलाश में असाइनमेंट स्वीकार कर लिया। वो 22 शायद 23 साल के थे। अब एक पल रुकें और विचार करें, आप 22 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? हम में से ज्यादातर अभी भी कॉलेज में थे, अपने करियर का पता लगा रहे थे, रिश्तों को नेविगेट कर रहे थे, शायद दोस्तों के साथ घूम रहे थे। यह युवक एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाला था जो न केवल उनके अपने जीवन को, बल्कि लाखों लोगों की नियति को मौलिक रूप से नया आकार देगी। गांधी के दक्षिण अफ्रीका आगमन के महत्व को समझने के लिए हमें पहले उस स्थान और समय के संदर्भ को समझना होगा। 1890 के दशक में दक्षिण अफ्रीका को 4 अलग-अलग प्रांतों में विभाजित देखा गया। नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट और केप कॉलोनी। इनमें से 2 प्रांत ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित थे और 2 डच द्वारा। लेकिन यहां गहरी त्रासदी है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। ये 2 यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां अफ्रीकी धरती पर युद्ध लड़ रही थीं। बोर युद्ध दक्षिण अफ्रीकियों द्वारा नहीं लड़ा गया था। ये डच और ब्रिटिश हितों के बीच एक संघर्ष था जो न तो की भूमि पर खेला गया। दक्षिण अफ्रीका के वास्तविक स्वदेशी लोग, आदिवासी समुदाय जो वहां सदियों से रहते थे, अपनी खुद की भूमि में अदृश्य हो गए थे। उनकी शासन में कोई बात नहीं थी, उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी।
उनके संसाधनों का शोषण किया गया था और वे प्रभुत्व के लिए लड़ने वाली विदेशी शक्तियों के बीच फंस गए थे। ये सिर्फ उपनिवेशीकरण नहीं था, ये उनकी अपनी मातृभूमि में एक लोगों की संप्रभुता का पूर्ण विलोपन था। इस दमनकारी संरचना के भीतर लगभग 30,000 लोगों की एक महत्वपूर्ण भारतीय आबादी मौजूद थी। ये समझना कि ये भारतीय कौन थे और वे वहां क्यों थे, गांधी के मिशन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वे 2 अलग-अलग श्रेणियों में आते थे, प्रत्येक अपने विस्थापन और उत्तरजीविता की अपनी कहानी के साथ। पहली श्रेणी में अनुबंध मजदूर शामिल थे, मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। ये कड़ी मेहनत करने वाले लोग थे, अक्सर कृषि पृष्ठभूमि से। 4 से 5 साल के श्रम अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका लाए गए। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को ऐसे श्रमिकों की आवश्यकता थी जो न्यूनतम वेतन के लिए कठोर परिस्थितियों में परिश्रम करें, और उन्होंने वह कार्यबल भारत के गरीब क्षेत्रों में पाया। इनमें से कई मजदूरों ने अपने अनुबंध पूरे करने पर रहने का फैसला किया। शुद्ध उद्यमशीलता की भावना और अथक कड़ी मेहनत के माध्यम से उन्होंने छोटे व्यवसाय स्थापित किए, दूर-दराज के आदिवासी समुदायों के साथ व्यापार माल। उनकी सफलता उनके लचीलेपन और व्यापार कुशाग्रता का प्रमाण थी, ऐसे गुण जिन्होंने तमिल और तेलुगु व्यापारियों को पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दूसरी श्रेणी नाटकीय रूप से भिन्न थी। ये धनी गुजराती व्यापारी थे, पारसी, जैन और मुस्लिम, जिन्होंने व्यापार संबंधों के माध्यम से खुद को स्थापित किया था। ये मजदूर नहीं थे, वे परिष्कृत व्यापारी थे, इतने सफल कि उन्होंने अपने सहायक के रूप में 2 या 3 ब्रिटिश वकीलों को नियुक्त किया। इनमें से कुछ व्यापारियों के पास जो संपत्ति थी वह आश्चर्यजनक थी। फिर भी यहां इतिहास की सबसे क्रूर विडंबनाओं में से एक है। कोई भारतीय अपने कार्यालय के अंदर कितना भी धनी हो, चाहे उसने कितने भी यूरोपीय लोगों को नियुक्त किया हो, जिस क्षण वह सार्वजनिक स्थान में बाहर कदम रखता, वह सिर्फ एक और कुली था। वह शब्द कुली प्रत्येक भारतीय के लिए परिभाषित लेबल बन गया, उनके वास्तविक पेशे, शिक्षा या संपत्ति की परवाह किए बिना। एक कुशल मैकेनिक एक कुली मैकेनिक था, एक क्लर्क एक कुली क्लर्क था, एक धनी व्यापारी जो ब्रिटिश वकीलों के वेतन का भुगतान करता था, वह अभी भी मौलिक रूप से सिर्फ एक कुली था। ये नस्लीय पदानुक्रम भारत को खुद पीड़ित करने वाली जाति व्यवस्था से परेशान करने वाला समान था। इससे पहले कि उनके धर्म पर भी विचार किया जाए, दक्षिण अफ्रीका में नस्ल प्राथमिक पहचानकर्ता बन गई, जो सब कुछ से ऊपर थी। इसमें एक कड़वा हास्य है कि मनुष्य एक दूसरे को कैसे वर्गीकृत और अपमानित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सभी भारतीय कुली थे, जैसे भारत में लोगों को पहले जाति से विभाजित किया गया था, फिर धर्म से। दमन की यह व्यवस्था आकस्मिक नहीं थी, इसे सावधानीपूर्वक निर्मित किया गया था और रंगभेद कानूनों के माध्यम से कठोरता से बनाए रखा गया था, जो उनकी क्रूरता में सर्जिकल थे। रंगभेद प्रणाली ने विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग कानूनी ढांचे बनाए। कानूनों का एक सेट स्वदेशी आदिवासी लोगों को नियंत्रित करता था, दूसरा सेट एशिया से लाए गए भारतीयों को नियंत्रित करता था, और निश्चित रूप से यूरोपीय लोगों की अपनी विशेषाधिकार प्राप्त कानूनी स्थिति थी। मतदान अधिकार। असमानता सबसे स्पष्ट रूप से कहानी बताती है। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले 30,000 भारतीयों में से केवल 3,000 के पास मतदान अधिकार थे। इस बीच 32,000 यूरोपीय में से हर एक मतदान कर सकता था। यह बढ़ता हुआ भारतीय मतदाता आधार छोटा जैसा कि था, यूरोपीय आबादी द्वारा एक खतरे के रूप में माना जाने लगा। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने आर्थिक समृद्धि बनाने के लिए भारतीय श्रम का सफलतापूर्वक शोषण करने के बाद अब उस सफलता के राजनीतिक निहितार्थ से डरते थे। जब कुछ भारतीयों ने अपने अनुबंध समाप्त होने के बाद संपत्ति हासिल करना और स्थिर व्यवसाय स्थापित करना शुरू किया, तो ब्रिटिश लोगों के बीच असुरक्षा तीव्र हो गई। ये डर अंततः भारतीयों को उनकी जगह पर रखने के लिए डिजाइन किए गए तेजी से प्रतिबंधात्मक कानूनों में प्रकट होगा।
इस स्थिति के बारे में सबसे हड़ताली बात यह है कि ऐसे व्यापक दमन के बावजूद, कुछ भारतीयों द्वारा संचित संपत्ति के बावजूद, उनकी संख्या के बावजूद, एक भी भारतीय ने कोई महत्वपूर्ण विरोध नहीं किया था। 30,000 लोग एक ऐसी प्रणाली के तहत रहते थे जो उन्हें अपमानित और शोषित करने के लिए डिजाइन की गई थी। फिर भी कोई संगठित प्रतिरोध नहीं था। न्याय की मांग करने वाली कोई सामूहिक आवाज नहीं थी। वे दमन के लिए इतने अनुकूलित हो गए थे कि कई लोग इसे दमन के रूप में पहचानने की क्षमता खो चुके थे। यह शायद व्यवस्थित अन्याय का सबसे कपटपूर्ण पहलू है, जब दमित लोग अपनी स्थिति के इतने आदी हो जाते हैं कि वे विकल्पों की कल्पना करने की क्षमता खो देते हैं। जागरूकता नहीं बनाई गई थी। वे नहीं जानते थे कि वे किस हद तक अन्याय का सामना कर रहे थे, या अगर वे जानते थे तो उन्हें इसे चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं दिखता था।